जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द जीएस वर्ल्ड। दोस्तों, आज आपकी रीजनिंग मॉक टेस्ट की 14वीं क्लास है। इससे पहले हमने रीजनिंग की सभी क्लासों में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और ये आपकी 14वीं क्लास है। ये क्लास आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, एसएससी की सभी परीक्षाएं, रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस और वो सभी परीक्षाएं जिनमें रीजनिंग पूछी जाती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी क्लासें इस वजह से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मैं रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस कराती हूँ वो सब के सब प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो दोस्तों, आज आपका पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जैसे कि तीसरे पद से तीसरा पद उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरा पहले से है। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में एक रिलेशन है, वही रिलेशन हमें डिफरेंट से बताना है। तो प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, ठीक है, एक मिनट। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट, इसका रिलेशन है यहाँ पे अप्रत्यक्ष यानी कि इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बीच में क्या रिलेशन है? जैसे कि किसी टीचर ने किसी बच्चे को डायरेक्टली कहा कि तुम पढ़ने में अच्छे हो, या फिर इनडायरेक्टली कहा कि तुम पढ़ने में मतलब अच्छे हो। तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, ठीक है। तो हमें इस तरह से डिफरेंट का भी अपोजिट बताना है। तो भिन्न का डिफरेंट क्या होता है? समान, यानी कि आइडेंटिकल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि 6 व्यक्ति, शिक्षक, वकील, डॉक्टर, राजनेता, कलाकार और लेखक, ये सब षटभुजी मेज के चारों तरफ बैठे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे मेज बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे मेज बना लेते हैं। ये षटभुजी मेज है और इसके चारों तरफ बैठे हैं शिक्षक, वकील, डॉक्टर, राजनेता, कलाकार और लेखक, ठीक है। हम सबको एक एक जगह सेट करवाते हैं। देखिए, शिक्षक, डॉक्टर और वकील के मध्य बैठा है। हम मान लेते हैं यहाँ पे बैठा है शिक्षक, यहाँ पे बैठा है शिक्षक, ठीक है। शिक्षक किन के बीच में बैठा है? डॉक्टर और वकील है। यहाँ पे मान लेते हैं डॉक्टर और यहाँ पे मान लेते हैं वकील, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि राजनेता डॉक्टर के बगल में बैठा है, तो यहाँ पे बैठेगा राजनेता, ठीक है। राजनेता किसके बगल में बैठा है? डॉक्टर के बगल में। फिर क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है? देखिए, लेखक यहाँ तो बैठेगा नहीं क्योंकि क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि वकील और लेखक के बीच में कौन बैठेगा, यानी कि वकील और लेखक के बीच में एक व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे है लेखक और यहाँ पे देखिए 5 लोगों को हमने सिट करा दिया, 5 लोगों को बैठा दिया, सिर्फ एक नहीं बैठा है। कौन है? कलाकार। तो ऑब्वियसली यहाँ पे होगा कलाकार। अब हमारा क्वेश्चन है कि वकील और लेखक के बीच में कौन बैठा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा कलाकार, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मतलब इनमें से इसका मिरर इमेज कौन सा बनेगा? तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ये शब्द, ठीक है। जब भी मिरर इमेज के क्वेश्चन आते हैं तो इमेज यहाँ नहीं होती, इमेज यहाँ होती है। इसका दर्पण प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले तो एन किस तरीके से लिखा जाएगा? एन लिखा जाएगा ऐसे, फिर ओ, फिर आई एज इट इज़ लिखा जाएगा, टी एज इट इज़, ए भी एज इट इज़, उसके बाद है यू, यू भी वैसे लिखा रहेगा, केवल एन उल्टा होगा, फिर आई भी वैसा लिखा रहेगा, एस भी उल्टा होगा, फिर उसके बाद एन ऐसे लिखा जाएगा और आई भी एज इट इज़। अब देख लेते हैं हमारा ये किस ऑप्शन में है। तो अब देखिए, ऑप्शन नंबर सी में एन सीधा लिखा है और ऑप्शन नंबर डी में भी एन सीधा लिखा है। तो हमारा आंसर जो होगा ए या बी में होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि ए में ऑप्शन नंबर ए में ए को उल्टा लिखा गया है, जबकि ए इस तरीके से नहीं, ए बिल्कुल ऐसे ही आएगा। मिरर इमेज में भी ए ऐसे आएगा क्योंकि मिरर नीचे नहीं रखा है, मिरर बगल में रखा है, इसलिए ए की इमेज सेम ऐसे बनेगी। और आप देखिए ऑप्शन नंबर बी में बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे हमने यहाँ पे बनाया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोज सपना का पति है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन का है, हम यहाँ पे रिलेशन फाइंड कर लेते हैं। देखिए, मनोज सपना का पति है, एक मिनट मैं इसको यहाँ कर देती हूँ। मनोज सपना का पति है, यहाँ पे है मनोज, मनोज किसका पति है? सपना का, मनोज सपना का पति है, ठीक है, जिसकी माँ नीलम है। मैंने आपको बताया था जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो जो या जिसकी, ये सब वर्ड जिनके लिए यूज़ होता है वो होते हैं सेकंड पर्सन के लिए। तो जिसकी माँ नीलम है, यानी कि सपना की माँ कौन है? नीलम। सपना की माँ है नीलम। नीलम का पोता आदित्य है। नीलम का पोता कौन है? आदित्य है। नीलम का पोता है आदित्य, ठीक है। जो शेफाली का भाई है, यानी कि शेफाली का भाई कौन है? आदित्य।
यानी कि शेफाली की आदित्य की बहन है शेफाली, और आदित्य और शेफाली किसके पोते हैं? नीलम के। शेफाली विजय की पुत्री है, यानी कि शेफाली और आदित्य के पिता कौन है? विजय, विजय की पुत्री है। जो मनोज के पत्नी की भाई है, मनोज की पत्नी है सपना और सपना का भाई है विजय, और सपना की माता है नीलम और विजय की भी माता है नीलम। ठीक है, शेफाली विजय की पुत्री है जो मनोज की पत्नी का भाई है। अब सपना और शेफाली किस प्रकार से संबंधित है? देखिए, ये है सपना और यहाँ पर है शेफाली। तो सपना शेफाली की क्या हुई? सपना के भाई की पुत्री है शेफाली। तो सपना शेफाली से किस प्रकार संबंधित है? सपना हो गई बुआ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे हमें एक शब्द दिया गया है, इसे चेंज करके दूसरे वर्ड में कन्वर्ट किया गया है। उसी कोड भाषा में हमें अगला वर्ड बताना है। तो हम सबसे पहले वर्ड को लिख लेते हैं, फ्रेग्रेंस लिख लेते हैं हम, GRNCE। ठीक है, इसे किस तरह से कन्वर्ट किया गया है मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ। देखिए दोस्तों, जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो इसमें कई तरह से फॉर्मूले लग सकते हैं। या तो इसमें सबकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगेगा, या तो अपोजिट प्लेस वैल्यू लिख दी जाएगी। इस तरीके से फॉर्मूला हो सकता है, मतलब ये ट्रिक यूज़ हो सकती है। तो हम पता करते हैं कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर हम F से -1 करेंगे तो हमें E प्राप्त होगा, R से +1 करेंगे तो S मिलेगा, फिर A से Z जाने के लिए हमें -1 करना पड़ेगा, G से H के लिए +1, फिर R से Q के लिए -1, A से B के लिए +1, इसी तरीके से N से M के लिए -1, C से D के लिए +1 और E से D के लिए -1। यानी कि यहाँ पे एक बार +1 और एक बार -1, ये ट्रिक चल रही है। ठीक है, वही ट्रिक हमारे अगले वर्ड में होगी एक्सीलेंस में। हम एक्सीलेंस लिख लेते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अगर हम E से -1 करेंगे तो आएगा D। पहले हमने -1 किया, फिर हम करेंगे +1 तो Y, फिर हम करेंगे -1 तो आएगा B, फिर +1 करेंगे तो फिर आएगा F, फिर -1 करेंगे तो आएगा K, फिर +1 करेंगे तो M, -1 करेंगे तो D, +1 करेंगे तो O, -1 करेंगे तो B और +1 करेंगे तो F। अब देख लेते हैं ये किस ऑप्शन में है। तो आप ध्यान दीजिए, ये है हमारे ऑप्शन नंबर B में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि यदि C का अर्थ घन है, A का प्लस है, D का इंटू है और E का माइनस है, और डिवाइड है। यहाँ पे एक चीज़ छूट गई है, यहाँ पे B का मतलब है माइनस। तो इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले हम यहाँ सबके मतलब लिख देते हैं। देखिए, A का मतलब है प्लस, B का मतलब है माइनस, C का मतलब है क्यूब, D का मतलब है इंटू और E का मतलब है डिवाइड। ठीक है, इन सब के मतलब हमने लिख दिए। अब हम यहाँ पे अपना समीकरण लिखते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कई सारे ब्रैकेट यूज़ किए गए हैं। तो 3A के लिए क्या है +6, फिर इंटू 6 लिख दिया हमने, B के लिए -3, फिर उसके बाद ये है डिवाइड, फिर उसके बाद है 6, फिर B के लिए है -4, फिर उसके बाद है इंटू नहीं, यहाँ पे प्लस है, फिर उसके बाद है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3, फिर उसके बाद B के लिए है -2 और ये हमने C लिखा यानी कि क्यूब, यहाँ पे होगा क्यूब। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ, ये है C के बाद है यहाँ पे क्यूब। अब मैं इसे पूरा सॉल्व करती हूँ नीचे। तो 3 + 6 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा इंटू और ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसे हम डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 2 + 1, यहाँ पे है क्यूब, तो ये हो जाएगा 27 डिवाइड 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। और जब हम यहाँ पे 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब हो जाएगा हमारा 2729। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन। यहाँ पे स्टेटमेंट ये कह रहा है कि सभी अध्यापक कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं और अधिकांश कठोर परिश्रमी व्यक्ति महिलाएं हैं। हमें क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम तैयार करना है, फिर हमें कंक्लूजन पढ़ना है। तो जो कंक्लूजन स्टेटमेंट की पुष्टि करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। सभी अध्यापक कठोर परिश्रमी हैं,
ठीक है। अध्यापक, ये हैं अध्यापक। सभी अध्यापक क्या है? कठोर परिश्रमी हैं, कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं। ठीक है, ये परिश्रमी, कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं। और सभी कठोर परिश्रमी व्यक्ति महिलाएं हैं। ये सब क्या हो गई? ये हो गई महिलाएं। अब हमारा क्वेश्चन, हमारा कंक्लूज़न क्या कहता है? पहला कंक्लूज़न कहता है कि सभी अध्यापक महिलाएं हैं। देखिए, सभी अध्यापक महिलाएं हैं। ठीक है, सभी अध्यापक महिलाएं हैं। नहीं, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा गलत बन गया है, मैं इसे दोबारा बना देती हूँ। देखिए, स्टेटमेंट ये कह रहा था कि सभी अध्यापक कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं। अध्यापक जो है, सभी अध्यापक क्या है? कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं। ठीक है, और यहाँ पे अधिकांश, यहाँ पे सभी नहीं है, यहाँ पे अधिकांश वर्ड लिखा, अधिकांश कठोर परिश्रमी व्यक्ति महिलाएं हैं। यानी कि इतना पार्ट हम लेंगे अधिकांश के लिए, अधिकांश कठोर परिश्रमी व्यक्ति क्या है? महिलाएं हैं। ठीक है, अब हम अपना कंक्लूज़न सॉल्व करते हैं। तो पहला कंक्लूज़न कह रहा है कि सभी अध्यापक महिलाएं हैं। तो देखिए, कुछ अध्यापक भी महिलाएं नहीं, और यहाँ पे सभी कहा है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि अध्यापक क्या है? कठोर परिश्रमी व्यक्ति, और कुछ कठोर परिश्रमी व्यक्ति या अधिकांश कठोर परिश्रमी व्यक्ति महिलाएं हैं। और यहाँ पे कंक्लूजन कह रहा है कि सभी अध्यापक महिलाएं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि कुछ महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं। देखिए, कुछ महिलाएं कठोर परिश्रमी व्यक्ति हैं, तो ये तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इतना टिक करके हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक पर्यटक एक शहर में तारामंडल देखना चाहता है। ठीक है, ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे डायरेक्शन बना लेते हैं। ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये है नॉर्थ ईस्ट, ये है साउथ ईस्ट, ये है साउथ वेस्ट और ये है नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पर्यटक जो है एक शहर में तारामंडल देखना चाहता है। वो पूर्व दिशा में, यानी कि इस तरफ चलता है और रेलवे स्टेशन से चल के एक तालाब तक पहुंच जाता है। उसके बाद अपने बाएं मुड़ता है। देखिए, जब वो इस डायरेक्शन में होगा तो बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। बाएं मुड़ा और फिर तालाब के दूसरे कोने पे पहुंचा। अब दाएं मुड़ा, अब उसका दायां होगा, ये बायां होगा, ये दायां होगा। तो दाएं मुड़ा और शीघ्र ही तालाब के दूसरे कोने में पहुँच गया। फिर यहाँ से ये मुड़ा बाएँ, इस हिसाब से हमारा बायां इधर होगा, दायां इधर होगा। बाएं मुड़ा और तारामंडल पे पहुंच गया। यहाँ पे वो तारामंडल पहुंच गया। अब कह रहा है कि तारामंडल के संदर्भ में रेलवे स्टेशन किस दिशा में है। देखिए, ये हमने बनाया डायग्राम। रेलवे स्टेशन ऐसे है, यानी कि रेलवे स्टेशन इधर होगा। यहाँ पे है साउथ, यहाँ पे है वेस्ट, तो हमारा आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम। आंसर इज डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच संबंधों को सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 वर्ड दिए हैं आपको, खिलाड़ी, निशानेबाज और तैराक। इनके बीच का आपको रिलेशन फाइंड करना है। देखिए, खिलाड़ी के लिए हमने एक सर्कल बना लिया। निशानेबाज क्या होते हैं? निशानेबाज वो होते हैं जो अच्छे तरीके से निशाना लगाते हैं। तो खिलाड़ी के अंतर्गत निशानेबाज आ जाएंगे, क्योंकि खिलाड़ी के अंतर्गत सब आ जाएंगे। क्रिकेटर, फुटबॉल, हर खेल के व्यक्ति आ जाएंगे खिलाड़ी के अंतर्गत। तो निशानेबाज खिलाड़ी के अंतर्गत आ जाएंगे। तैराक क्या होते हैं? जो स्विमिंग अच्छे से कर लेते हैं, वो होते हैं तैराकी। तो खिलाड़ी के अंतर्गत निशानेबाज भी आ जाएंगे और खिलाड़ी के अंतर्गत तैराक भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक सैनिक स्कूल में करियप्पा, कारगिल, कटारी, मानेकशो और सुब्रतो 5 अलग अलग सदन हैं। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 5 अलग अलग सदन हैं। कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर है। देखिए, यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे है कारगिल सुब्रतो के दाईं ओर। अगर यहाँ पे होगा सुब्रतो, तो सुब्रतो के दाईं ओर है कारगिल। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि कटारी करियप्पा के बाईं ओर है। यहाँ पे हमने लिख दिया कटारी किसके बाईं ओर है? करियप्पा के। अगर यहाँ पर है करियप्पा, तो करियप्पा, यहाँ पे करियप्पा है तो करियप्पा के बाईं ओर है कटारी। ठीक है, और कारगिल के दाईं ओर है, यानी कि यहाँ पर है कारगिल के दाईं ओर क्या होगा? इधर।
तो जो कटारी है करियप्पा के बाईं ओर है और कारगिल के दाईं ओर है, ठीक है। और यहाँ पर है सुब्रतो, यहाँ पर सुब्रतो है। क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि सुब्रतो मानेकशॉ के दाईं ओर है। अगर यहाँ पे हम मानेकशॉ को स्थापित करते हैं तो मानेकशॉ के दाएं ओर इधर होगा सुब्रतो, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग बैठे हुए हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सदन में बीच में कौन है। देखिए कौन सा सदन बीच में है, तो फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड नंबर पे सुब्रतो और थर्ड नंबर पे कारगिल। तो सदन के बीच में कौन सा सदन बीच में, कारगिल। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों ये थी आज आपकी रीजनिंग की क्लास। अब मिलते हैं आप अगली क्लास में मिलते हैं। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।